नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और अपने YouTube चैनल जीएस वेद दिनेश सर में। दोस्तों, आज मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था पॉलिटी के कि राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो लोग नहीं थे मैं एक बार दोबारा से डिस्कशन कर लेता हूँ कि भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों शब्द से ही आप पता लगा सकते हैं। राज यानी कि शासन करने की व्यवस्था, किसी भी देश के शासन करने की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? राज्य व्यवस्था। उसी में हमने अगर भारत की बात की थी तो हमने भारत की राज्य व्यवस्था के आपको 3 अंग बताए थे। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा, एक बताया था विधायिका, दूसरा बताया था कार्यपालिका और तीसरा बताया था न्यायपालिका। तो दोस्तों ये 3 अंग थे हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने एक एक करके चर्चा करी थी कि कौन कौन सी जितने भी विषय है इसमें आएंगे और इन पर अध्ययन करेंगे हम आगे। अब दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान की बात। जैसे कि आपको पता है, हमने बताया था संविधान का अर्थ आपको कि ऐसे कानून जो किसी देश को चलाने में सहायता प्रदान करें वो क्या कहलाते हैं? संविधान। संविधान के पिता आप सभी को पता होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन पर आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो आप सभी को पता होगा जो भारत का संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 और यही कारण है कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान दिवस अगर आपसे पूछेगा 26 नवंबर, उसी प्रकार से अगर आपसे पूछता है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो आप बताओगे 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान था वो लागू हुआ। लेकिन दोस्तों जब हम इस संविधान की बात करते हैं तो सीधे सीधे बोल देते हैं कि इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये बात तो ठीक है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, लेकिन इस संविधान की पृष्ठभूमि बनने में बहुत समय लगा। भारत में जब अंग्रेज आए थे, उन अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारत के संविधान का विकास शुरू। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी टॉपिक पर जो है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो देखते हैं दोस्तों कि हमें संवैधानिक इतिहास में किन किन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो ये एरा बहुत बड़ा है, लेकिन हम केवल उन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे जो प्रश्न पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं संवैधानिक इतिहास, संविधान। देखिए दोस्तों, अगर मैं संवैधानिक इतिहास की बात करूं तो इसे मैं 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। सबसे पहला होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अभी बताएंगे ये कंपनी कब बनी। और दूसरा जो दोस्तों पार्ट होगा, उस दूसरे पार्ट को हम बोलेंगे ब्रिटिश क्राउन का शासन। अगर दोस्तों मैं संवैधानिक इतिहास की बात करूं तो ये शुरू होगा 1773 से और ये शुरू अब ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी 1853 तक। सॉरी माफ कीजिएगा 1858 तक। और वहीं जो ब्रिटिश क्राउन है ये हमारा शुरू होगा 1858 से और जाएगा हमारी आजादी 1947 तक। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसकी। हाँ तो दोस्तों 1773 से 1858 का एरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी भारत पर राज किया था एक कंपनी द्वारा गया। और उस 1858 यहाँ पर एक क्रांति हुई थी बहुत महत्वपूर्ण 1857 में, और वहीं से ब्रिटिश क्राउन का शासन। तो ये कैसे चीजें बदली थी ये मैं सब आपको एक एक कर इन पर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम, लेकिन शुरू करने से पहले
थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं कि क्या थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, कब इसका निर्माण हुआ, ये कब बिल्ड हुई थी। तो दोस्तों देखते हैं, एक तारीख आपको याद रखनी है, 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी बनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर आपसे प्रश्न आता है ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, तो 31 दिसंबर 1600, और पूछेगा कहां पर बनी थी, तो आप बता देंगे लंदन में। तो ब्रिटेन या लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वैसे तो अगर हम इसके और पुराने इतिहास में जाएं तो ये पहले मर्चेंट कहलाती थी कंपनी, लेकिन अभी हमें इतना ही सफिशिएंट है। वो जब हम इतिहास पढ़ेंगे आधुनिक भारत, तब हम उसमें इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी बनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन में। और इस कंपनी में जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इन एलिजाबेथ प्रथम से 15 साल का अधिकार पत्र प्राप्त किया। प्रश्न आता है कि किसने अधिकार पत्र दिया था, तो एलिजाबेथ, और 15 वर्ष का अधिकार या एकाधिकार या व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया। तो दोस्तों 15 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त किया और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरब के देशों के साथ व्यापार करना आरंभ कर दिया। अब दोस्तों हुआ क्या था, अगर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूं, अगर आपने देखा होगा विश्व का मानचित्र, तो कुछ मैं एक रफली बनाता हूं कि कुछ इस तरह से है हमारा एशिया और यहां पर है यूरोप। तो प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में भारत को एशिया और यूरोप या भारत और यूरोप के लोगों का व्यापार चलता था। ये स्थलीय मार्ग से व्यापार चला करता था। स्थलीय मार्ग से जहां से आना जाना था उस स्थान का नाम था कस्तूतूनिया, और उस कस्तूतूनिया में अरब के लोगों ने आक्रमण करके वहां पर कर लिया कब्जा। अब जब वो कब्जा कर लिया तो ये मार्ग क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब जब मार्ग बंद कर दिया गया तो यूरोपियंस ने समुद्री मार्ग की खोज की, और आपको नाम ध्यान होगा भारत आने वाला जो पहला यूरोपियन था वास्को डी गामा, या पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 90 दिनों की यात्रा के बाद, जिसे हम केप ऑफ गुड नाम से जानते हैं। तो दोस्तों वैसे तो भारत आने वाला अंग्रेज पहला था जॉन मिल्डन, लेकिन समुद्री मार्ग द्वारा पहला अंग्रेज आया था कौन, विलियम हॉकिंस। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप एक कहानी के रूप में समझिए तो आपको जल्दी ये चीजें आपके पास पहुंचेंगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। कंपनी कुछ लोगों ने मिलकर बना दी, कुछ अंग्रेजों ने। उन अंग्रेजों ने रानी महारानी के पास गए कि भाई हम आपसे परमिशन चाहते हैं, पूर्वी देशों से व्यापार करना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दें। तो महारानी ने इन्हें 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया। लेकिन ये जो एकाधिकार प्राप्त हुआ था ये कैसे मार्ग का हुआ था, तो ध्यान रखिएगा समुद्री मार्ग का ही एकाधिकार प्राप्त हुआ। अब जब एकाधिकार प्राप्त हुआ तो कंपनी धीरे धीरे क्या करने लगी, अपने व्यापार को शुरू करने लगी। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते 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 इस कंपनी के लोगों का आगमन भारत हुआ 1608। 1608 की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस। दोस्तों हम डिटेल से चर्चा करेंगे, चाहे वो इसके जहाज ड्रैगन हो, कितने लोग आए थे, क्या क्या चीजें थी। लेकिन आधुनिक भारत में अभी हमें केवल वो चीजें उठानी है जो हमारे लिए पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था में सहायता दे। तो भारत आने वाला समुद्री मार्ग से पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस, 1608 में पहुंचा। अब दोस्तों मैं दूसरी तरफ भारत की शासन व्यवस्था की उस समय बात करूं तो भारत में शासन उस समय कर रहे थे, आप सभी ने सुना होगा कौन, मुगल्स। अगर मैं मुगल्स की बात करूं तो भारत में मुगल वंश की नींव डालने वाला व्यक्ति था कौन, बाबर। बाबर के मैं पुत्र की बात करूं तो बाबर का पुत्र था कौन दोस्तों, हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर। और जहांगीर का बेटा कौन था, शाहजहां।
शाहजहां का बेटा कौन था? शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। तो दोस्तों मुख्य मुगल काल इन 6 बादशाहों का है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ऐसा नहीं था कि इसके बाद मुगल्स नहीं हुए, लेकिन बाकी के जितने भी मुगल्स थे उन्होंने इतना ज्यादा प्रभावित नहीं किया, ये कमजोर शासक थे। जैसे इसके औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह जफर अलग है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। औरंगजेब के बाद बहुत से आएंगे, मैंने कहा बहादुर शाह प्रथम, जहांदारा, फर्रुखशियार, रफीउद्दर्जा, रफीउद्दौला, शाह आलम या मोहम्मद शाह, शाह आलम, अकबर द्वितीय, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे किसकी? बहादुर शाह जफर। तो वो चीजें हम दोस्तों इतिहास में देखेंगे। अगर मैं इनके शासनकाल की बात करूं तो जो बाबर था वो 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1556, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658 और औरंगजेब 1658 से लेकर 1760 तक शासन किया। माफ कीजिएगा, 1760 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। अब दोस्तों यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय कौन मुगल बादशाह था? तो दोस्तों क्या नाम था? अकबर। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नुमाइंदा या पहला व्यक्ति जो भारत आया था, विलियम हॉकिंस, वो किसके समय में आया था? जहांगीर। तो दोस्तों जहांगीर के समय में आए थे हमारे कौन? विलियम हॉकिंस। अब दोस्तों विलियम हॉकिंस पहुंचता है जहांगीर के दरबार में और बात करता है कि इस तरह से, अब अंग्रेज है, इंग्लिश में बात करेगा। अब यहाँ चलती थी कौन सी? फारसी। अब फारसी या तुर्की, लेकिन यहाँ पर अब उससे कोई बात समझ में नहीं आई, तो क्या कर दिया गया? भगा दिया विलियम हॉकिंस को। अब भाई विलियम हॉकिंस भी एक बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बड़ा मेहनती व्यक्ति था। तो विलियम हॉकिंस ने 3-4 महीने भारत में ही रुका और फारसी और तुर्की भाषा को सीखा और जाके बात करी किससे? जहांगीर से। तो जहांगीर खुश हुआ इसके देखकर कि ये फारसी या तुर्की बोल रहा है और इसे बहुत सारी उपाधियां दे दी, जैसे इंग्लिश खान की उपाधि दे दी, फिरंगी खान की उपाधि दे दी। चलिए, तो अब जहांगीर ने विलियम हॉकिंस से उपाधियां दे दी, खुश हो गया। तो विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से कहा कि भाई मैं आपके देश में व्यापार करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे व्यापार करने की परमिशन देंगे या इजाजत देंगे? तो बोले ठीक है, व्यापार करिए। तो विलियम हॉकिंस बोलता है कि मैं आपके देश में उपनिवेशित व्यापार करना चाहता हूँ। अब ये उपनिवेशित व्यापार क्या होता है दोस्तों? उपनिवेशित व्यापार का मतलब है कि आप ही के देश से मैं लेके जाऊंगा क्या? कच्चा माल, और अपने देश ले जाके इसे क्या बनाऊंगा? पक्का माल, और पक्का माल बनाकर वापस आप ही के देश में लाकर क्या करूंगा? बेचूंगा। यानी कि कह सकते हैं हम उदाहरण के लिए कि गेहूं लेके गया, अपनी फैक्ट्री में से अच्छा बिस्कुट बनाया, पैक किया और वापस लाके आप ही के क्या कर दिया? बेच दिया। तो इस तरह के व्यापार की परमिशन मांगी जहांगीर से, लेकिन जहांगीर ने इस चीज को मना कर दिया। मना करने के दोस्तों और भी बड़े कारण थे, जैसे कि अगर हम बात करेंगे जब भी आधुनिक भारत पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों से जहांगीर की बड़ी घुटती थी। जब हम इतिहास आपको पढ़ाएंगे, जहांगीर शराब का बहुत आदी था, और जब शराब का इतना आदी था कि इसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली शराब के कारण। तो आपको पता है पुर्तगालियों की देन है तंबाकू, और तंबाकू गिफ्ट करी थी जहांगीर को, तो बड़ा प्रसन्न था। तो वो सारी चीजें थी, पुर्तगाली नहीं चाहते थे अंग्रेज व्यापार करें या सारी चीजें, कुल मिला के व्यापार की परमिशन नहीं थी। ठीक है भाई, जहांगीर ने कहा नॉर्मल व्यापार है, चीजों को खरीदिए और ले जाके अपने देश में बेचते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एक एक करके और भी अंग्रेज आए। 1615 में एक अंग्रेज आया भारत, सर टॉमस रो। अब ये टॉमस रो जब भारत आया तो टॉमस रो ने भारत आया तो ये टॉमस रो, वैसे अगर हम बात करें दोस्तों, ये टॉमस रो रिश्वत या चापलूसी का जनक कहा जाता था। कहा जाता है कि जो टॉमस रो था ये अपना काम किसी भी तरह निकलवाना जानता था, चाहे वो पैसे देके हो या किसी भी प्रकार काम निकाल लेता था। अब जब पता लगा टॉमस रो को भाई हमें क्या नहीं मिल रही, परमिशन नहीं मिल रही है, तो वो ढूंढने लगा कि जहांगीर की कमजोरी को ढूंढे। अब जितने मुगल बादशाह थे इन सभी की कमजोरी थी इनकी बेगम्स यानी कि भाई, कुछ तो ऐसे भी थे जिनके हरम में 5000 से ज्यादा भी महिलाएं थी। ठीक है दोस्तों,
अब इन्होंने पता लगा कि जहांगीर की जो पत्नी है उसका नाम है नूरजहां, और नूरजहां की बात कभी भी टाला नहीं करते थे कौन, जहांगीर। तो बस टॉमस लो को समझ में आ गया था कि बस किसे खुश करना है, नूरजहां को खुश कर लीजिए और आपको व्यापार की क्या मिल जाएगी, परमिशन मिल जाएगी। तो ठीक है भाई, टॉमस को खुश करना चाहता था नूरजहां को, महिला है, महिला को प्रसन्न करना है, तो क्या चाहिए, पुरस्कार। अब भाई पुरस्कार के रूप में क्या चाहिए, क्योंकि वो तो रानी है, सोने चांदी की कमी होगी नहीं। तो उसने क्या किया कि अपने देश से मंगाए आर्टिफिशियल गहने। दोस्तों आप देखते होंगे नकली सोने की चैन जिसे बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल गहने मंगाए और उपहार के रूप में पहुंचा नूरजहां के पास और उपहार दिया और कहा कि मैं एक गरीब सा अंग्रेज हूँ और आपके देश में आया हूँ भूला भटकता व्यापार करने, लेकिन आपके जो पति जहांगीर है वो मुझे व्यापार करने नहीं दे रहे। अब नूरजहां तो उपहार देके प्रसन्न, अरे वाह तुम तो बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, बिना मतलब के उपहार दे रहे हो, ठीक है तुम्हें परमिशन मिल जाएगी। ठीक है भाई, जहांगीर आए, शाम को थके हारे, नूरजहां ने जिक्र किया कि भाई एक ऐसे अंग्रेज आया था और ऐसे ऐसे व्यापार की परमिशन मांग रहा था। तो जहांगीर बड़ा दूरदृष्टि वाला था, जहांगीर ने कहा कि भाई नूरजहां आप इन अंग्रेजों को नहीं जानती, ये बड़े चालाक होते हैं, अगर मैंने आज इन्हें इजाजत दे दी तो ये आने वाले समय में भारत पे राज करेंगे। नूरजहां ने जिद पकड़ ली कि नहीं 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 नहीं। तो ठीक है भाई, एक तो महिला ऊपर से पत्नी, नहीं चली और जहांगीर ने टॉमस रो को परमिशन दे दी 10 जनवरी 1616 को, और यहीं से व्यापार शुरू हो गया अंग्रेजों का भारत में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने लगी, सीधे आप कह सकते हो शोषण करने लगी, शोषण करती रही करती रही करती रही करती रही, समय बीतता गया बीतता गया। अब दोस्तों इतनी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या हुआ, आगे जहां से हमारी कहानी पलटी थी, आगे की अगर हम बात करें तो युद्ध हुए थे 1757, 1764, ये युद्ध था प्लासी का युद्ध, और ये था बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। अब अंग्रेजों ने भारत में 2 युद्ध लड़े। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारत में लड़ा गया पहला युद्ध था प्लासी का युद्ध। अब अंग्रेजों ने 2 युद्ध लड़े, अगर किन किन के बीच है तो मैं बता देता हूं। अंग्रेजों की तरफ थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव, और ये बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब थे। इन दोनों के बीच हुआ था ये युद्ध। इस युद्ध में हमारा विजयी हुआ था कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब आगे जो बक्सर का युद्ध हुआ, ये किन किन के बीच हुआ, अंग्रेजों की तरफ, और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ दोस्तों 3 लोग थे। एक तो हमारा था शाह आलम, ये शाह आलम कौन था, तो उस समय का मुगल बादशाह था, यानी उत्तर मुगल काल के कमजोर बादशाहों में से। वहीं मीर कासिम, ये मीर कासिम कौन था, तब जब आप पढ़ेंगे सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर और फिर मीर कासिम, ये बंगाल का नवाब था। और एक थे अवध के नवाब सिजाउद्दौला, सिजाउद्दौला ये अवध के नवाब थे। इन दोनों के बीच लड़ा गया। अब इस युद्ध में भी हमारे कौन जीत गए, अंग्रेज विजयी हुए, और हार गए हमारे कौन, जितने भी हमारे मुगल थे, अवध या मीर कासिम के बाद थे। अब बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में एक संधि हुई। इस संधि को बोला गया इलाहाबाद संधि, और इस इलाहाबाद संधि के बाद जो टैक्स या लगान वसूली किया करते थे मुगल बादशाह या अवध के नवाब या बंगाल के नवाब, वो सारी शक्तियां किन पे चली गई, अंग्रेजों पे। यानी बंगाल वाला हिस्सा, उड़ीसा वाला हिस्सा और बिहार वाला हिस्सा, इन पूरे क्षेत्र का जो लगान वसूली है वो किसे मिल गई थी, हमारी अंग्रेजों की। और अंग्रेज यहीं पर, यानी कि कह सकते हैं आप दूसरी भाषा में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्ति को धीरे 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 बढ़ाती गई। अब धीरे धीरे जब ये चीजें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी करने लगी, आप कह सकते हो एक तरह से मनमानी करने लगी। तब
जब ईस्ट इंडिया कंपनी मनमानी करने लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इस कंपनी को हम कंट्रोल करें, इस कंपनी पर लगाम लगाएं। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अभी मन मर्जी कर रही थी, उपहार लेते थे कंपनी के लोग, उपहार का मतलब रिश्वत लेते थे तो बड़ा परेशान थे। तो ब्रिटिश क्राउन ने इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए अपना पहला रेगुलेट या कानून भारत में भेजा था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। नाम ही इसका हो गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों नाम से ही समझ सकते हैं आप, रेगुलेट, किसी चीज को रेगुलेट करना। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया पहला नियम या पहला प्रशासनिक कार्य कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट। अगर मैं इस रेगुलेटिंग एक्ट की थोड़ी सी बात करूं तो ये लागू हुआ था 1774 में। 1774 में ये एक्ट लागू हुआ और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई। अगर दोस्तों मैं बात करूं भारत की, कुछ इस तरह से भारत होगा, एक आप एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। तो देखिए मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसियां होती थी। एक हमारी होती थी बंगाल, एक होती थी बंबई और एक होती थी हमारी मद्रास। ठीक है, तो जब ये प्रेसिडेंसियां अलग अलग थी तो इनके अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया कि अब इन तीनों का एक ही गवर्नर होगा, या उसे हम कहेंगे गवर्नर जनरल, जो इन तीनों को अकेले ही क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब बंगाल का जो गवर्नर था, यानी बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर में पद का नाम जुड़ गया जनरल, यानी अब बंगाल का गवर्नर क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल पहले व्यक्ति बनने वाले कौन थे हमारे? तो दोस्तों नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वारेन हेस्टिंग। यानी पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। अब दोस्तों वारेन हेस्टिंग हो गया। दूसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हुई कि अब होगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में ही भारत में बना सुप्रीम कोर्ट। और कहां बना दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और इसमें अगर मैं जजेस की बात करूं तो जजेस की संख्या थी 4। एक थे हमारे मुख्य न्यायाधीश और 3 थे दोस्तों अन्य न्यायाधीश। दोस्तों ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, 3 अन्य का भले आप याद ना रखें, लेकिन एक मुख्य वालों का नाम याद रखें जिनका नाम था एलिजा एम्पे। तो जो सुप्रीम कोर्ट भारत में सबसे पहले कब बना? तो आप बताएंगे 1774। कहां बना? कलकत्ता में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। अगर 3 अन्य की बात करें तो एक थे चैम्बर्स, लिमेस्टर, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं कि और क्या क्या हुआ था इस रेगुलेटिंग एक्ट में। दोस्तों इस रेगुलेटिंग एक्ट में स्थापना हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि हिंदी में बोलते हैं निदेशक मंडल की स्थापना हुई। इस निदेशक मंडल की स्थापना के साथ ये निदेशक मंडल भारत में 2 तरीके के काम देखता था, एक राजनीतिक और दूसरा आर्थिक। तो भारत में राजनीतिक और आर्थिक कार्यों की देखरेख के लिए बनाया गया था कौन? निदेशक मंडल। और दूसरी चीज आप याद रखेंगे, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, कंपनी को प्रतिबद्ध करने के लिए ब्रिटिश क्राउन का यह पहला कदम था। यानी भारत में अंग्रेजों का पहला नियम, ये कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला नियम कौन सा था दोस्तों? तो रेगुलेटिंग एक्ट। तो
आपने देखा, हमने बात करी रेगुलेटिंग एक्ट की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, सुप्रीम कोर्ट की, बंगाल के गवर्नर जनरल की। इस तरह से एक तैयार से हो गया रेगुलेटिंग एक्ट हमारा। दोस्तों अगर कोई भी चीज बच भी जाती है तो जैसे ही हम किसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका एक टेस्ट लेंगे जिसमें हम कोई भी बची हुई चीज है उस पर चर्चा करेंगे, यानी आज तक जितने प्रश्न आए हैं या आने वाले हैं उन सभी। अब दोस्तों क्या हुआ, आगे देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 में आया था सेटलमेंट एक्ट। दोस्तों कुछ किताबों में आपको ये एक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अगला एक्ट है 1784 वाला, कुछ किताबें उसमें मिलाकर इसे दे देती हैं, जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन 1781 में देखिए, नाम देखिए, सेटलमेंट। सेटलमेंट यानी किसी चीज का सेटल करना। दोस्तों आप भी कोई काम पहली बार करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी। तो वो सेटलमेंट एक्ट इसलिए आया था कि जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इस रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, यानी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था क्या, सेटलमेंट एक्ट। तो दोस्तों आज आपने देखा, हमने बात करी किस तरह से पृष्ठभूमि तैयार हुई, कैसे कंपनी आई और कैसे व्यापारी धीरे धीरे हमारे क्या बन गए, शासक बन गए। तो आगे आने वाले क्लासों में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप विश्वास मानिए, इतनी सरल भाषा में मैं आपको सिखाऊंगा। बस हो सकता है ये चीजें थोड़ी नई हो तो एक आध बार दिक्कत आए, लेकिन आपको इतनी सरल भाषा में सिखाऊंगा जो शायद कि आप आसानी से पॉलिटी या भारतीय संविधान को सीख पाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे मैं आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हम पॉलिटी के साथ हिस्ट्री की भी एक सीरीज चला रहे हैं और करंट अफेयर्स की, और जल्दी हम बोर्ड पर ही ज्योग्राफी की सीरीज लाएंगे। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार देते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। थैंक यू।